नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो प्रश्न हैं ये हम आपको पहले करा चुके हैं पिछली वीडियोज में। तो इनका जो है आज हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आपको जो है बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से इन प्रश्नों को हम कराएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप इनमें से कितने प्रश्न ठीक ठीक कर लेते हैं। अगर आप 100 में से 85-90 प्रश्न अगर ठीक कर लेते हैं तो इसका मतलब जो है आपकी तैयारी ठीक चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस को आप देख लें। इसमें मैं आपको सही वाला जो ऑप्शन बताऊंगा, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे ग्रीन एनर्जी माना जाता है? तो देखिए, कोयला ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा इनमें जो है पर्यावरण के अनुकूल जो है वो जल विद्युत ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा और इसी को जो है ग्रीन एनर्जी माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप। ठीक है, ये जो है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। चलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेप्टाइल पार्क यानी कि सरीसृप उद्यान के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रेप्टाइल होते हैं जो रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं उनको कहते हैं रेप्टाइल, जैसे कि सांप आदि। तो वो कहाँ पर है? उनका एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका सही होगा और ये मध्य प्रदेश में है। चलिए ऑप्शन बी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, लाल शैवाल, लाल मिट्टी, खनिज लवण या सूर्य का प्रतिबिंब। तो लाल सागर का लाल रंग लाल शैवाल के कारण होता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में काली मिट्टी का मुख्य विस्तार किस राज्य में है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या बिहार? तो भारत में काली मिट्टी का मुख्य विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो मैनग्रोव वनस्पति जो होती हैं वो ज्वार भाटे से प्रभावित होती हैं, यानी कि समुद्र के किनारे होती हैं ये। ठीक है, और ये जो है नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसमें जो मुख्य घटक होता है वो राइजोफोरा होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए ऑप्शन ए इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मछलियों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को कहते हैं पिसीकल्चर। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो एपीकल्चर जो पहला ऑप्शन है वो शहद उत्पादन से है, सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन से, और हार्टिकल्चर जो होता है वो बागवानी होता है। ठीक है, तो इसमें पीसी कल्चर जो दिया हुआ ऑप्शन 3 वो मछलियों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला मुख्यतः किस नदी बेसिन में पाया जाता है? तो देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर या नर्मदा। तो भारत में कोयला मुख्यतः जो दामोदर नदी बेसिन में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए ऑप्शन सी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, लखनऊ में, वाराणसी, दिल्ली या पटना में। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन ए ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार यानी कि सलाइवा पाचन में किस पदार्थ को पचाने में सहायक होती है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च या विटामिन? तो जो लार होती है वो स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन के अतिरिक्त भारत में मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जो मैनग्रोव वनस्पति होती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र के किनारे पाई जाती हैं और जो है ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं नदियों के। तो आप देखें इसमें, तो सुंदरबन जो है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो अब इसमें देखें आप, तो पंजाब और हरियाणा के पास में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है
यहाँ पर समुद्र नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं होंगी। ऐसे ही राजस्थान और गुजरात एक ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो गुजरात के पास में समुद्र है लेकिन राजस्थान के पास में नहीं है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार जो है समुद्र से दूर है, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है वो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, तो यहीं पर जो है मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं और यह जो है नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस नदी में सर्वाधिक अपर्दन होता है? तो देखें, गंगा, यमुना, चंबल या गोदावरी। तो सर्वाधिक अपर्दन जो होता है वो चंबल में होता है, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण या रासायनिक प्रदूषण? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। चलिए ऑप्शन सी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान या ज्वालामुखीय चट्टान? तो जब बलुआ पत्थर होता है वो अवसादी चट्टान का जो है उदाहरण है, ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था कार्य करती है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस कार्य करती है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक होगा। चलिए ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए, जो भारत की जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वो होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या जयपुर को? तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं? 7, 8, 9 या 10? तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, उनमें कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो 9 राज्य हैं भारत के वो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। चलिए तो इसमें जो है ऑप्शन सी ठीक होगा, ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का संबंध किससे होता है? केवल पौधों से, जानवरों से, जीवों और उनके वातावरण के संबंध से, केवल मानव शरीर से? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इकोलॉजी का जो संबंध होता है जीवों और उनके वातावरण के संबंध से होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। रक्त दाब मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर नापता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उस यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए ऑप्शन बी सही करते हैं और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय यानी कि निष्क्रिय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस पूछी है, निष्क्रिय इन्होंने, ठीक है, तो ये होती है आर्गन, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगर अक्रिय नहीं पूछते तो जो है नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78%, और उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, लेकिन ये दोनों जो है अक्रिय गैस नहीं है और अक्रिय गैस है इसमें ऑर्गन, ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो पृथ्वी के सबसे पास में है शुक्र, ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग कवक यानी कि फंगस से फैलता है? टीबी, मलेरिया, दाद या हैजा? तो फंगस से फैलने वाला जो रोग है वो है दाद, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा लखनऊ, ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में, पृथ्वी के मध्य भाग में यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर, या बी और सी दोनों? तो देखिए जो विषुवत रेखा है वो भारत के दक्षिण में भी है और पृथ्वी के भूमध्य भाग यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर भी है, तो इसका मतलब इसमें बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही होगा।
मैंग्रोव वनस्पति सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में आपको बता दिया है कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में या डेल्टाई क्षेत्रों में। तो ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? अब देखिए 4 ऑप्शंस को आप देख लें इसमें। तो वृक्ष मानव जो कहा जाता है वो रिचर्ड सेंट बार बेकर को कहा जाता है यदि वैश्विक स्तर पर पूछा जाए, ठीक है। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा होंगे, लेकिन वैश्विक स्तर पर, ठीक है, इनका नाम जो है ज़्यादा प्रख्यात था, किसका? रिचर्ड सेंट बार बेकर का। तो यदि रिचर्ड सेंट बार बेकर ऑप्शन में है तो आपको वही वाला जो ऑप्शन है सही करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होते तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा सही होता, लेकिन यहाँ पर रिचर्ड सेंट बार बेकर वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? तो देखिए 4 ऑप्शंस को आप देख लें। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अल्बर्ट स्वीटजर, ठीक है। अल्बर्ट स्वीटजर ने जो है सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश दिया था। ऑप्शन डी इसमें ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो देखें इसमें 4 ऑप्शंस को आप देख लें। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। चलिए ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखें अहमदाबाद, बल्लभगढ़, हैदराबाद या कोलकाता। तो भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़ यानी कि हरियाणा में फरीदाबाद के पास में यह स्थित है। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलें आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल का मतलब यह है कि उसमें जो है जीव जंतु नहीं है या बहुत कम है। क्यों कम क्यों है? क्योंकि वो जो है प्रदूषित है ज़्यादा। अब आप जानते होंगे कि जब नदी प्रदूषित होती है तो उसमें मछलियाँ या जीव जंतु जो है कम हो जाते हैं, ठीक है, या बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो ऐसी नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल। तो ऐसी नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए ये हो गया नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको NEERI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यह जो है नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आप जानते होंगे ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, और यह जो है वृक्षों की कटाई के विरोध में था, ठीक है। वृक्षों की जो कटाई हो रही थी तो उसका विरोध किया था लोगों ने, एक आंदोलन चलाया था। पेड़ों से चिपक जाते थे जो लोग पेड़ों को काटने आते थे तब, ठीक है, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था, और यह वन की कटाई के विरुद्ध था। ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा जाता है, ठीक है, आप जानते भी होंगे इसको। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देश्य वृक्ष का एक उदाहरण है। देखिए सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त जो है एक वृक्ष जो होगा वो होगा खीजरी का वृक्ष, ठीक है। खीजरी का वृक्ष जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है, और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ पर। चलिए ऑप्शन डी इसका ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय आपको बताना है जेनेवा में है, म्यूनिख में है, प्राग में है या लंदन में है। तो ये है जेनेवा में। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया है। अब देखिए किया है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है प्रश्न 2007 के आसपास ही किसी परीक्षा में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे प्रश्न वही हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं कभी ना कभी, तो पूछा जा सकता है आगे कभी भी ये, ठीक है। तो 2007 को सरकार ने घोषित किया था क्या? कृषि वर्ष, जल वर्ष, वन्य जीव वर्ष या महिला वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा जल वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए अब इसमें 4 ऑप्शंस को आप देख लें। वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन्य जंतुओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। अब देखेंगे तो आप ये 4 ऑप्शन हैं, ये सभी कदम जो है जरूरी हैं एक तरह से मानव जीवन यापन के लिए, लेकिन उन्होंने पूछा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक के हिसाब से जो है वन रोपण वाला ऑप्शन सही होगा। अगर वन जो है भरपूर मात्रा में है तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती है, पर्यावरण जो है अच्छा बना रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा
यही इंपॉर्टेंट है, वन रोपण। ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस को आप देख लें, इसमें इसका अध्ययन कब होता है? तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का। तो इसका अध्ययन होता है मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में होता है। ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। चलिए ऑप्शन बी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप जो है प्रश्नों को गिनते रहें, कितने प्रश्न आपने सही कर लिए हैं, ठीक है। बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं इसके बारे में। देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? तो देखें चार ऑप्शंस को आप देख लें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि थापर। चलिए ऑप्शन डी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित विधानों में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषय में व्यवहृत नहीं होता है? देखिए पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कौन सा अधिनियम नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखें आप जो ऑप्शन ए और बी दिए हुए हैं ये तो आपको दिख ही रहे होंगे कि जल से संबंधित है तो पर्यावरण से संबंधित होगा। ऑप्शन बी में है 1, ठीक है, तो सीधा सीधा ये आप समझ गए होंगे। तीसरा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, तो ये जो है पर्यावरणीय दुर्घटना जो होती है तो उसके मुआवजे के लिए एक अधिनियम आया था, ठीक है, तो ये भी पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन पतन विधि संशोधन अधिनियम जो है ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन डी ही सही होगा क्योंकि यह जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है, यही उन्होंने पूछा भी है। चलिए ऑप्शन डी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अब देखें तो किसको दिया जाता है, इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब देखें इसमें शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को इनको भी दिया जा सकता है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को ये भी इनको भी दिया जा सकता है, और ऑप्शन सी में है वन्य जीव संरक्षकों को इनको भी दिया जा सकता है। तो यानी सभी को दिया जा सकता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए 3 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन इसमें सही होगा आपको बताना है। प्रश्न पत्र थोड़ा सा हार्ड आता है तब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो है कथन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। आप जानते होंगे सीटेट का पेपर जो आया था इस बार वो इसी तरह का था, उसमें जो है बहुत सारे कथन पूछे गए थे और उसमें बाद में पूछा था कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो पेपर थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया था। तो इस तरह की चीज़ जो है यूपी टेट में कभी कभी लागू कर देते हैं। चलिए तो इसमें आप देखें तो पहला जो कथन है क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी, ये सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, ये सही नहीं है क्योंकि ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस की उत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है, उपसंधि की गई थी क्योटो उपसंधि। और तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर जो कथन ए और 3 सही हैं, 2 सही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में जो है कहीं भी 1 और 3 एक साथ नहीं दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो केवल एक वाला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन जो है कायदे में इसमें जो कथन 1 और कथन 3 सही हैं, 2 गलत, दूसरा वाला जो है वो गलत है। चलिए एग्जाम में जो आपके सामने आए इसी तरह से ये प्रश्न पूछा गया था, इसी तरह से मैंने इसको रख लिया है। अगर आपको एग्जाम में जिस तरह से आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, ये सही नहीं है क्योंकि जो रेड पांडा है वो पूर्वी हिमालय में पाया जाता है न कि पश्चिमी हिमालय पर, तो ये सही नहीं है। भारत में सिलोलॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये ठीक है। ये सिलोलॉरिस भी जो है एक जंतु का नाम है, ठीक है, तो ये सही है। तो कुल मिलाकर कथन है 2 सही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा, केवल 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीववानिकी के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही है? फिर से कथन आगे हैं, कथन दिए हुए हैं, तीनों को हम देख लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें, कथन को देख लें, मैं इसमें आपको सीधा सीधा बता देता हूं उत्तर। इसमें तीनों ही कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है, तो देखिए जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है उसका नाम होता है सोपान कृषि, यानी कि टेरेस फार्मिंग अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें ठीक हो, पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है। चलिए ऑप्शन डी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 दिसंबर को, ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। चलें आगे बढ़ें। अधोलिखित में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है अलग अलग, ठीक है।
तो देखिए 16 सितंबर, 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 26 सितंबर। तो इसका सही उत्तर होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन ए इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 22 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखो पगमार्क तकनीक क्या होती है, इसको मैं जो है सीधा सीधा आपको बता देता हूं। इसमें जंगल में जो जंगल के जीव होते हैं, जीव जंतु, उनके पैरों के चिन्हों को देख करके, गिन करके वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, विभिन्न वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यही सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो देखिए एजेंडा 21 क्या है आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करें, सारे ऑप्शंस को आप देख लें। तो देखिए जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ये आपको याद रखना, पूछ लिया जाता है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था। तो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो उसका दस्तावेज था एजेंडा 21। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो देखिए आप जानते ही होंगे कि धुआं से जो है हमारी आंखों में जलन होने लगती है और आंखों में परेशानी होती है। तो कौन सा वो पदार्थ है जो हमारी आंखों को परेशानी करता है? ठीक है, तो देखें आप इसमें चार ऑप्शंस को देख लें। इसमें पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होता है वो हमारी आंखों को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो देखें आप इसमें जो मानव गतिविधियों से प्रभावित पर्यावरण होता है उसको नैसर्गिक पर्यावरण कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं, शहरी पर्यावरण कहते हैं या आधुनिक पर्यावरण कहते हैं। तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। चलिए ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? को बताना है कि प्रदूषण का जैविक सूचक, यानी कि हमें बता दें कि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है या कम है। तो देखिए ऐसे होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं, शैवाल जैसे टाइप के से, तो और वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं लाइकेन। ठीक है, और ये जो है जैविक सूचक हैं वायु प्रदूषण के। चलिए ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? और देखिए स्वचालित वाहनों द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग, ये सभी जो है बेंजीन प्रदूषण के कारक हैं। तो इसलिए दिए हुए हैं ऑप्शन डी में 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी कठोर जल में क्या होता है? तो अस्थायी कठोर जल जो होता है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसी को देता है, ऑप्शन सी इसमें ठीक होगा। चलिए ऑप्शन सी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती हैं? तो उत्तराखंड में मिलती हैं किसी जगह पर, आप जानते ही होंगे भागीरथी और अलकनंदा। तो कौन सी जगह पर मिलती है आपको बताना है। तो वैसे सारी जगह इसमें उत्तराखंड की दी हुई है, लेकिन ये मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो चेचक होता है वायरस से, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए ऑप्शन बी सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कायांतरित चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट, संगमरमर, बेसाल्ट या बलुआ पत्थर? तो कायांतरित चट्टान जो होती है वो संगमरमर होती है इनमें से। ठीक है, बलुआ पत्थर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अवसादी चट्टान है, और ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान है, और इसमें संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है, यानी कि ऑप्शन बी इसका ठीक होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए ऑप्शन सी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? 1972, 1974, 1980 या 1986? अब देखिए ये तीन चीजें जो है पास पास में हैं, ठीक है, पूछ ले जाते हैं इस सन। तो 1972 जो मैं आपको तीनों बता देता हूं, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। और इसके एक साल बाद 1974 में भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून बना था, ठीक है। 1972, 73, 74 इनको जो है एक साथ आप याद कर लो, ठीक है, पूछे जाते हैं। फिलहाल इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा 1974। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर राजस्थान में। इसको घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। चलिए, और ये साइबेरियन सारस के लिए जो प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? तो देखें इसमें सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा में, ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक खाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? अब देखिए आप इसमें जैविक खाद आप जानते होंगे, जो प्राकृतिक खाद होता है, ठीक है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, इनमें से आप देखेंगे जैसे कि गोबर का खाद होता है, उसको भी आप जैविक खाद कह सकते हैं, होता ही है वो, ठीक है। तो इसमें जो है यूरिया, डीएपी और पोटास जो है रासायनिक खाद है। एजोला जो है वो एक जैविक खाद है, ऑप्शन डी इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण आयोजन से मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? वायरस, फंगस, जीवाणु या परजीवी? तो प्लेग जो है फैलता है जीवाणु से, ठीक है, और ये चूहों से भी फैलता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है केवल, तो उसमें जीव जंतु के नाम दिए होते हैं और उसमें एक चूहा भी होता है, तो पूछते हैं कि प्लेग किससे फैलता है, तो आपको बताना है चूहे से फैलता है और जीवाणु के द्वारा फैलता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? तो सबसे ज्यादा उपग्रह हैं बृहस्पति, यानी कि जुपिटर के, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या राजस्थान में? तो जम्मू कश्मीर में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? चावल, गाजर या दाल या रोटी? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन के हिसाब से गाजर में, ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखें, यानी कि क्षेत्रफल और वनों की जो संख्या है या जो मात्रा है, उसके हिसाब से अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं मिजोरम में। और वैसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मिजोरम वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर पूछा है उन्होंने, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ओजोस डेल सालाडोट, यानी कि ऑप्शन बी इसमें ठीक होगा। और यह जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? मुझे लग रहा है शायद प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें रखते हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। तो ठीक इस तरह के प्रश्न जो है कई बार रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से जब इन प्रश्नों को उठा कर रखेंगे तो कोई प्रश्न जो है दो बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें वैसे विटीकल्चर जो वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और हार्टिकल्चर जो होता है वो बागवानी होता है, ठीक है। और इस तरह से जो है एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर आप जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अलग तरह से पूछा गया ऑप्शन जो है अलग हैं, आप देख रहे होंगे। चलिए, पौधे
नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट एवं अमोनियम आयन के रूप में। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ऑप्शंस को आप पढ़ लें तो इसमें सही उत्तर होगा ग्रेगर मेंडेल अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन का परिवहन, यानी कि ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। और जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन दोनों कार्य करता है जाइलम, ठीक है। लेकिन फ्लोएम के बारे में पूछा है तो इसमें ऑप्शन सी ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है? तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा 110 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ें। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में मिलने वाली कैक्टस जैसी वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं वनस्पति कांटेदार, उनको कहते हैं जीरोफाइट्स। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। किन चट्टानों का निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप एवं दाब के परिवर्तन से होता है? तो देखिए, ताप और दाब के परिवर्तन से होता है कायांतरित चट्टानों का निर्माण। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकी में वंशागति और गुणों का संचरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? अब देखिए, लैगून झील कौन सी होती है? जो समुद्रीय तट पर खारे पानी की झील होती है उनको लैगून झील कहते हैं। तो इनमें जो है चिल्का झील एक ऐसी ही झील है जो कि उड़ीसा में है और यह एक लैगून झील है, यानी कि समुद्री तट यानी समुद्र के किनारे पर है और खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण कोमल किसे कहा जाता है? तो देखिए, पूर्ण कोमल कहा जाता है पीठ को, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पंजाब में? तो सबसे ज़्यादा सागौन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए, जो इसमें दिया हुआ है आप चार ऑप्शंस को देख लें। तो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है तापीय ऊर्जा, यानी कि जो कोयला से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटका में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत होती है? देखिए, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, इसके ऊपर होता है समताप मंडल जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये सभी जो है अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, तो आप इनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद करें। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो देखिए, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा सांद्रण होता है, ठीक है, इसी 20 से 30 किलोमीटर वाली रेंज में ही होता है। और बाकी तो जो है इसके ऊपर और नीचे भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है ये ओजोन परत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई वन नीति लागू की गई थी 1988 में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चंदन के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा चंदन के वन पाए जाते हैं कर्नाटका में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, इस तरह का प्रश्न पीछे आ चुका है, उसमें पूछा था किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब पूछा है कहाँ पर है, तो ये केरल में है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है तो आप जानते होंगे गंगा है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है ऐसा भारत जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, यानी कि वो जो दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने इनमें से कितने प्रश्न सही सही कर लिए हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।